तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन के अलग अलग लॉज हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे। अब देखो केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो 6 लॉज हैं, बट मेजरली हम लोग 4 लॉज को ही ज़्यादा करके देखते हैं। ठीक है, अब जैसे नाम पहले भी सुना होगा 8-9 के स्टैंडर्ड में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकंड में बोलूँ तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, थर्ड अगर मैं बोलूँ तो ऐसे ही देखो अपने पास अलग अलग लॉज हैं। इसी में बहुत लोग एवोगैड्रोस लॉ को भी काउंट करते हैं, बट वो थोड़ा सा अलग होता है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। थर्ड लॉ जो है अपना वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट है। तो ऐसे ऐसे लॉ हैं। और फोर्थ जो हमारा लॉ है वो गे-लुसेक लॉ, राइट है, गे-लुसेक लॉ फॉर गैसियस वॉल्यूम। ठीक है, अब ये जो लॉज बनाए गए हैं केमिकल के, ये जो लॉज हैं इनका कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हम बोलना चाहेंगे तो इनके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो हैं वो फॉलो होते हैं। ठीक है, नॉर्मली केमिकल कॉम्बिनेशंस में। तो इन चारों लॉ को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, और बाकी जो एवोगैड्रोस लॉ है या रेसिप्रोकल वाला लॉ है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या बोलना है इस लॉ का कि कोई भी जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है, कभी भी जब केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो उसमें जो मास होता है वो रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, वो मास हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जब भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कंबाइन होती हैं तो उनके मास में कोई भी फ़र्क देखने को नहीं मिलता है। मतलब अगर मैं ए और प्लस बी करके कोई प्रोडक्ट सी बना रहा हूँ तो जो ए और प्लस बी का एडिशन होगा वो सी के हमेशा इक्वल होगा। तो मैं इसको सिंपल सा बोल सकता हूँ कि द लॉ स्टेट्स दैट मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब सेकेंड लॉ क्या है कि लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशंस। अब हमको पता है कि चीज़ें हमेशा चीज़ें हमेशा क्या होती हैं, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कंबाइन होती हैं। अगर मुझे वाटर बनाना है तो उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, एक ऑक्सीजन का एटम होगा। वाटर तुम कहीं भी बनाओगे तो उसको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस लॉ को हम लोग बहुत जगह पे डेफिनेट कंपोजिशन भी बोल सकते हैं, डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हो। अब ये लॉ का बोलना क्या है, देखो जैसा मैंने बताया कि किसी भी केमिकल कंपाउंड को बनाने के लिए हमको एक कंपोजिशन की ज़रूरत होती है, फिक्स कंपोजिशन की, और वही इस लॉ में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, अब सिंपल सा कंपोजिशन मतलब क्या होता है कि किसी एटम का अरेंजमेंट किसी मॉलिक्यूल में या किसी कंपाउंड में जो उसको एक एक्चुअल कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे या किसी मिक्सचर में कन्वर्ट कर दे, तो ये कंपोजिशन की रिक्वायरमेंट होती। अगर हम लोग इसको प्रॉपरली नहीं ऐड कर रहे हैं, अगर वो चीज़ें प्रॉपरली नहीं ऐड हैं तो उनका कोई वर्थ नहीं निकलता, वो आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। ठीक है, जैसा है कि देखा होगा किसी चैप्टर में लिमिटिंग रीजेंट और एक्सेस रीजेंट का कॉन्सेप्ट होता है। तो चीज़ों को हमेशा किस में, प्रोपोर्शन में ही ऐड करना पड़ता है। जैसे देखो इस लॉ में अगर मैं बोलूँ तो पहले इसको जोसेफ प्राउस ने मतलब उसने बोला था इस लॉ को। ठीक है, अब ये लॉ है क्या, अ केमिकल कंपाउंड इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ सम एलिमेंट। जैसा कि हम जानते ही हैं कि केमिकल कंपाउंड किससे बना होता है, एलिमेंट से, कंबाइनिंग टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, हमेशा कोई भी केमिकल कंपाउंड कैसे बना होगा, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही बना होता है, राइट है। बिना प्रोपोर्शन के वो आपस चीज़ें में मतलब उसका कुछ वर्थ ही नहीं निकलने वाला है, तो फिर वो कैसे कंबाइन होगी। तो जब तक वो किसी भी एलिमेंट का फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होगा तब तक वो कंबाइन नहीं होगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम्स। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूँ CH4 और O2 के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्शन करते हैं, इसको हीट करते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। बट जब इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस करते हैं तो हमको एक डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या मिलता है, देखो 2 ऑक्सीजन के एटम लेंगे हम लोग। ठीक है, 2 O2 मॉलिक्यूल्स को जब CH4 से कंबाइन करते हैं तो ये प्रोपोर्शन में हमारा रिएक्शन बनता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ जो था हमारा सिंपल सा। ठीक है, अब देखो ये लॉज बनाए गए थे केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन्स वगैरह ने जब एटम्स की डिस्कवरी की थी। ठीक है, अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट है।
ये लॉ भी क्या बोलता है कि मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सिंपल सा क्या मतलब है कि जब भी किसी चीज़ को हम लोग कंबाइन करते हैं तो जो भी उसका रिएक्टेंट है और जो भी उसका प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो हमेशा क्या होगा, एक सिंपल होल नंबर में ही फॉर्म होगा, राइट है। मतलब किसी भी चीज़ को जब तुम कंबाइन कर रहे हो तो वो हमेशा किस में होगा, उसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा ऑलवेज क्या शो करेगा, या उनका मैं बोल दूं कि उनका जो रेशो होगा वो हमेशा क्या शो करेगा, एक सिंपल होल नंबर का रेशो शो करेगा अपने को, ठीक है। अब देखो ये जो लॉ है ये जॉन डाल्टन ने दिया था। डाल्टन की और डिस्कवरीज थी, जैसे मैं बोलूँ उसने एटम्स के ऊपर काफ़ी थियरीज वगैरह बनाई थी बट सारी फॉलोज नहीं की जाती हैं। उसने कुछ एटम्स को रिप्रेजेंटेशन करने के नए नए तरीके भी बताए थे, वो भी उसके कॉन्सेप्ट को कुछ दिनों तक फॉलो किया गया, उसके बाद नहीं फॉलो किया गया। अब जॉन डाल्टन का मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ क्या बोलता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट को कंबाइन करते हैं कोई मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनाने के लिए, तो जो उनका रेशो होगा वो हमेशा ऑलवेज इट विल बी अ सिंपल होल नंबर, ठीक है। और इसी से अपना चौथा लॉ भी रिलेट करता है जो गेल-लुसाक गैसियस वाला है, उसको भी हम लोग देखेंगे आगे। क्या बोल रहे हैं देखो, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंस विद ईच अदर to form more than one compound, the weight of one element, ठीक है, the weight of one element मतलब कोई भी रिएक्टेंट जो हम लोग ले रहे हैं बेसिकली, the weight of one element that combines with the others, ठीक है। मतलब एक एलिमेंट जब किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन होगा तो वो हमेशा क्या शो करेगा, हमको सिंपल होल नंबर का रेशो शो करेगा। अब फ्रैक्शन में तो चीज़ों को मैं खुद मतलब कोई भी ऐड नहीं कर सकता है। तो देखो लॉ क्या बोल रहा है, वेट ऑन दैट कंबाइंस विद द फिक्स्ड वेट ऑफ द अदर आर इन द रेशो। अगर हम लोग फोर्थ लॉ की बात कर रहे हैं तो फोर्थ मैंने क्या बोला था कि ये जो लॉ होता है ये किससे बेसिकली ये किससे रिलेट करता है, हमारा गैसियस वॉल्यूम से। ये अपना थर्ड लॉ है। सॉलिड लिक्विड रिएक्टेंट जैसे भी रिएक्ट कर रहे हैं वो तो हमने देखा कि उनका जो भी लॉ है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कंपोजिशन। बट जो गैसेज होती हैं उसको तो हम लोग किस में मेज़र करते हैं, या तो उसको वॉल्यूम्स में मेज़र कर ले, या तो सिंपल सा उसको हम लोग किस में मेज़र करेंगे, उसके प्रेशर में। तो यहाँ पे जोसेफ लुइस गेल-लुसाक का बोलना क्या है इस लॉ में कि जब गैसेज भी कंबाइन होंगी ना तो जो उनके वॉल्यूम का रेशो होगा वो भी एक क्या होगा, सिंपल होल नंबर में एग्जिस्ट करेगा, राइट है। और इसी में अगर मैं एवोगैड्रोस लॉस को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ तो एवोगैड्रोस लॉ का बोलना क्या है, उनका भी जो लॉ है वो भी वॉल्यूम के ऊपर है। एवोगैड्रोस लॉ क्या बोलता है कि जब भी हम लोग कोई वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिलहाल वो लॉ अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं गेल-लुसाक लॉ में। यहाँ पे देखो किसकी बात होगी, सिर्फ वॉल्यूम की बात होगी। अब वॉल्यूम मुझे पता है कि वॉल्यूम गैसेस को मेज़र करने के लिए वॉल्यूम क्या है, एक स्ट्रॉन्ग यूनिट है। व्हेन गैसेस कंबाइन, सेम लॉ है जो इसके पहले हम लोग ने देखा था, सेम है बट वो सॉलिड लिक्विड के बेस पे था और ये किसके बेस पे है, अपना गैसेस के बेस पे है। व्हेन गैसेस कंबाइंस और आर प्रोड्यूस्ड, जब भी कोई गैस कंबाइन होगी या कोई नई गैस फॉर्म होगी इन अ केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के टाइम पे अगर कोई गैस बनती है या दो अलग अलग गैसेस आपस में कंबाइन होती हैं तो जो उनका सिंपलेस्ट रेशो होगा वो हमेशा क्या होगा, होल नंबर होगा, राइट है। ये सिंपल सा लॉ है। तो क्या बोल रहे हैं देखो इस लॉ में कि ये जो गैसेस हैं ये इस फॉर्म में कंबाइन होंगी, मतलब वो इस फॉर्म में कंबाइन होंगी कि उनका जो रेशो निकले वो सिंपल सा क्या हो, एक सिंपल रेशो के फॉर्म में निकल के आए, जैसा कि हमारे सॉलिड और लिक्विड के साथ हो रहा था, ठीक है। तो ये लॉ भी नियरली सेम है तुम्हारे पहले जो लॉज थे उनके कंपेयर में, ठीक है। बट ये गैसेस सिर्फ किसके लिए रिलेट करता है, गैसेस के लिए। तो देखो क्या बोल रहा है, व्हेन गैसेस कंबाइंस और प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन दे डू सो इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड, ऑल गैसेस आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एक कांस्टेंट सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे जो भी गैसेस बन रही हैं या जो गैसेस आपस में ऐड हो रही हैं उनके वॉल्यूम का जो रेशो होगा वो हमेशा सिंपल होल नंबर होगा,
ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इस लॉ का, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गे लुसाक लॉ, या इसका अगर मैं पूरा नाम बोलूँ तो क्या है, जोसेफ लेविस गे लुसाक। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल है 2h2 प्लस O2, इसको अगर मैं कंबाइन कर दूँ तो ये क्या बना देगा, 2h2 बनाएगा। यहाँ पे जो रेशो है देखो, यहाँ पे जो सिंपल सा रेशो निकल के आ रहा है हाइड्रोजन का, अगर मैं इन तीनों को आपस में रेशो निकालूँ तो हाइड्रोजन 2 मोल में है और ऑक्सीजन 1 मोल, और जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है वो भी किस में है, 2 मोल्स में है। तो ये पूरे हमारे जो लॉज हैं उनका कॉन्सेप्ट है सिंपल सा, और ये लॉज काफ़ी जगह पे यूज़ होते हैं। तुम्हारे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में ही ये चारों लॉज दिखाए गए हैं।